एक छोटे से गांव में रहने वाली 14 साल की लड़की को सेक्स की बहुत ही बुरी लत लग जाती है। उसे अलग अलग लड़कों के साथ सेक्स करना पसंद होता है और एक ही टाइम में उसके बहुत सारे लड़कों से संपर्क होता है और आए दिन वो लड़की बदल बदल के सेक्स करती है। ये सिलसिला आम हो गया था। वो आए दिन नए नए लड़कों से मिलती, घर वालों से छुपके और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती। लेकिन एक दिन गांव में उस वक्त हड़कंप मच जाता है जब उसी लड़की की गर्दन कटी लाश उसी के घर में मिलती है। चलिए चलते हैं इस कहानी के तह तक और जानते हैं हरियाणा की ये दिल दहला देने वाली सच्ची घटना के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के सोनीपत के राय थाना इलाके से। यहीं पे एक मिडिल क्लास फैमिली रहती है और उस फैमिली के मुखिया का नाम होता है गंगाराम। दरअसल गंगाराम जो होते हैं मूल रूप से वो एमपी के रहने वाले थे। एमपी के टीकमगढ़ के रहने वाले थे, लेकिन कुछ कारोबार के सिलसिले में वो राजस्थान के सोनीपत में आके बस गए थे। दरअसल गंगाराम की फैमिली में कुल 6 लोग थे। गंगाराम और उनकी माँ और उनकी एक पत्नी होती है शोभा, जो कि उनकी दूसरी पत्नी थी, और उनकी 2 बेटियां और एक बेटा होता है। एक बेटी का नेम नीतू होता है, जो कि उनकी बड़ी बेटी होती है, जो पहले पत्नी से थी। जब उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वो दूसरी शादी करते हैं शोभा के साथ, और शोभा से इनके 2 बच्चे थे। एक का नाम था आस्था, जिसकी 4 साल एज थी, और दूसरा बेटा होता है ऋतिक, जो 5 साल का होता है। अगर हम पेशे से राजगीर का काम करते थे और उनकी पत्नी उनके साथ में ही मजदूरी किया करती थी। दरअसल काम के सिलसिले में गंगाराम एमपी से हरियाणा आ गए थे। हरियाणा के सोनीपत के एक राजस्थानी इलाके में गांव में आके बस गए थे और अपनी माँ को और बड़ी बेटी नीतू को उन्होंने घर पे ही छोड़ दिया था घर देखने के लिए। गंगाराम राजस्थाना के एक गांव में किराए का मकान लेते हैं और सन 2021 में यहाँ पे आके बसे हुए थे। अब यहाँ पे ये अच्छी तरीके से सेटल हो जाते हैं और इनका कारोबार जो होता है बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था और ये लोग अच्छा खाते थे, पहनते थे और काफ़ी अच्छी तरीके से लाइफ अपनी व्यतीत करने लग गए। और इलाके में इनकी काफ़ी जान पहचान भी हो गई थी। मकान मालिक भी इनको अच्छी तरीके से जानने लग गया था। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और 2 साल का टाइम बीत गया। फिर साल आता है 2023। 2023 में एक दिन गंगाराम की जो पत्नी होती है शोभा, वो गंगाराम से कहती है क्यों ना हम अपनी बड़ी बेटी को बुला ले घर पे। अब हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो भी बड़े हो रहे हैं और हम लोग दोनों दिन भर काम पे निकल जाते हैं, तो घर में एक बच्चों को देखने के लिए एक उसको होना ज़रूरी है और वो घर का कारोबार भी देख लेगी, काम धाम देख लेगी, खाना पकाना कर लेगी और बच्चों को भी संभाल लेगी। गंगाराम भी इस पर एग्री हो जाते हैं और फिर वो अपनी बड़ी बेटी नीतू को एमपी से हरियाणा लेके आते हैं। फिर तारीख आती है फरवरी 2023। फरवरी में नीतू का एडमिशन पास के एक स्कूल में करा दिया जाता है। वहीं पे गंगाराम के दोनों छोटे बच्चे भी पढ़ते थे। अब सुबह गंगाराम की जो पत्नी होती है सुबह, वो खाना वगैरह बना के, खाना पीना खा के बच्चों को खिला के स्कूल भेज देती और फिर तीनों बच्चे दोपहर को घर पे आते, फिर खेलते कूदते और ये दोनों काम से शाम को जब थक हार के आते तो नीतू इन लोगों के लिए खाना बना के रखती। अब ये लोग एक खुशहाल ज़िंदगी जीने लग जाते हैं। गंगाराम और शोभा की लाइफ भी आसान हो जाती है। पहले उनको बच्चों की टेंशन होती थी, वो लोग काम पे होते थे, बट अब उनकी वो टेंशन भी खत्म हो गई थी। घर पे नीतू होती और बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल लेती। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था। रोज की तरह गंगाराम और शोभा एक दिन काम पे निकल जाते हैं। अप्रैल का महीना आता है सन 2023 में। गंगाराम और शोभा दोनों काम पे चले जाते हैं और शाम को 5 बजे जब काम खत्म हो जाता है तो गंगाराम कहता है मैं मार्केट से थोड़ी सब्जियां ले आता हूँ और तुम घर चलो, बच्चों को देखो, तब तक मैं आ जाऊँगा। शोभा जो है वो आगे आगे घर पहुँच जाती है और घर पर जब आके देखती है तो उसके दोनों बच्चे जो होते हैं घर के अंदर खेल रहे होते हैं, लेकिन उसकी बड़ी बेटी कहीं भी नज़र नहीं आती है। वो बड़ी बेटी को ढूंढती है, चारों ओर आवाज़ लगाती है, घर के अंदर बाहर सब जगह देखती है, लेकिन बच्ची कहीं भी नजर नहीं आती है। तो सोचती है छत पे चल के देखा जाए, शायद वो छत पे होगी। और शोभा जैसे ही छत पे जाती है और सामने का मंजर देख के उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो चीखने चिल्लाने लग जाती है और शोर मचाने लग जाती है। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और लोग देखते हैं कि सामने नीतू का शव पड़ा हुआ है। उसकी गर्दन से बहुत ही तेजी से खून बह रहा है और जो भी उस मंजर को देख रहा था वो दहल जा रहा था। और लोग, आसपास के लोग फौरन उसको उठाते हैं और हॉस्पिटल की तरफ लेके भागते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद डॉक्टर कहता है ये तो पहले ही मर चुकी है, आपने आने में बहुत ही देरी कर दी। फिर घटना की जानकारी गंगाराम को दी जाती है। गंगाराम भी भागते हुए बदहवास हालत में पहुँचता है हॉस्पिटल और वहाँ पे चीखते पुकारते अपनी बेटी को देखता है। और गंगाराम की पत्नी भी दहाड़े मार मार के रो रही थी। इसी में कुछ परिजन होते हैं जो पुलिस को सूचना देते हैं। मौके पर पुलिस पहुँच जाती है और पुलिस जब इन लोगों से पूछताछ करती है तो ये लोग बिल्कुल बदहवास थे, ये कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थे। फिर पुलिस डॉक्टर से घटना की जानकारी लेती है तो डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि ये लोग हमारे पास इस बच्ची को लहूलुहान हालत में ले आए थे और इन्होंने बताया कि इनकी बच्ची जो है वो छत से गिर गई है। पुलिस इनके माता पिता के पास जाती है और उनको सब्र से काम लेने के लिए कहती है और फिर उनसे पूछताछ चालू करती है। लेकिन जो नीतू के माँ बाप होते हैं वो कहते हैं हमें इस मामले में कोई भी कंप्लेन नहीं करनी है, हमारी बेटी जो है वो छत से गिर गई है और ये मामला हम यहीं पे शांत कर देना चाहते हैं। फिर पुलिस इनसे जोर देती है और घटना की जानकारी लेने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं थे। ये लोग पुलिस से कहते हैं हम मेहनत मजदूरी करके खाते कमाते हैं और केवल हम ही लोग हैं जो घर का खर्चा चलाते हैं, हमारे 2 बच्चे और हैं। अगर हम पुलिस के चक्कर में पड़ेंगे, थाने में भाग दौड़ करेंगे
तो हमारे घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी, हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी और वो खाना कहाँ से खाएंगे। उनकी बातें सुन के पुलिस वाले भी चुप हो जाते हैं और पुलिस वाले गंगाराम से कहते हैं, अगर तुम्हें कभी भी इस मामले में कोई शिकायत करनी है तो आप लिखित में हमको दे सकते हो और हम FIR दर्ज कर लेंगे। लेकिन गंगाराम कहता है, साहब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें 2 वक्त की रोजी कमानी है और हम इस केस को यहीं बंद करना चाहते हैं। फिर गंगाराम और शोभा बाकायदा लिखित में पुलिस को एक तहरीर दे देते हैं कि हमें कोई भी कार्रवाई नहीं करवानी है, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, हमारी बिटिया जिसको जाना था वो हमें छोड़ के चली गई है और आगे की हम कोई भी कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं। ये बातों पे पुलिस वाले भी एग्री हो जाते हैं और वो हॉस्पिटल वाले से कहते हैं कि आप लाश को इनको सौंप दीजिए, आप ये लाश को ले जाके ये लोग दाह संस्कार कर देंगे। और जब हॉस्पिटल के जो कर्मचारी होते हैं जब लाश को पैक करने लग जाते हैं तो वो देखते हैं कि लड़की की जो गर्दन है वो थोड़ी सी कटी हुई है, क्योंकि अगर कोई छत से गिरता है तो उसका सर फूटता है और उसको कहीं चोटें आती हैं, लेकिन इस तरह से वो मामला बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था किसी धारदार हथियार से उसकी गर्दन को काटा गया है और उसके जो कपड़े हैं वो भी थोड़े फटे हुए थे। तो डॉक्टर को शक होता है, डॉक्टर फ़ौरन पुलिसकर्मी को जाके बताते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि इस लड़की का मर्डर हुआ है और ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि किसी ने इसका रेप करके मर्डर किया है। इतना सुनते ही पुलिस वाले हरकत में आ जाते हैं और फ़ौरन बॉडी को कब्जे में ले लेते हैं और उसकी जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। और इधर पुलिस वाले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ चालू की जाती है। लेकिन सब लोग कहते हैं हमें कुछ भी नहीं पता, और जब उनके माँ बाप से पूछा जाता है उसके माँ बाप बार बार यही कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता, हमारी बेटी छत से गिर गई है, उसकी मृत्यु हो गई है। और जब इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हो जाती है कि लड़की की गला काटकर हत्या की गई है, उसका रेप तो नहीं हुआ है बट उसका गला काटकर हत्या हुई है। पुलिस लड़की के माँ बाप के पास दोबारा जाती है और उन्हें बताया जाता है कि उनकी बेटी की गला काटकर हत्या करी गई है। और फिर पुलिस उनसे पूछती है कि तुम्हारे घर में कोई आता जाता है या फिर तुम्हें किसी पे शक है तो बताइए, आपकी बेटी की हत्या कौन कर सकता है। तो गंगाराम और उसकी जो पत्नी शोभा होती है वो बताती है कि हमारा किसी से भी दुश्मनी नहीं है, हम तो कमाते खाते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं और हम किसी से मतलब भी नहीं रखते और हमारे घर में भी कोई आता जाता नहीं है। उसके बाद पुलिस को थोड़ा शक होता है तो वो उसके मकान मालिक से पूछताछ करते हैं। मकान मालिक से भी यही बातें पता लगती है कि इनके घर में तो कोई आता जाता भी नहीं और मकान मालिक ने भी किसी को आते जाते नहीं देखा था। अब इस हत्या का खुलासा हो गया था, ये तो कंफर्म हो गया था कि लड़की की हत्या हुई है। लेकिन इस केस में अब भी जो लड़की के माँ बाप थे वो केस को रजिस्टर नहीं करना चाह रहे थे, वो केस को वहीं दबा देना चाह रहे थे। इस पे पुलिस को शक होता है और उसके माँ बाप पे ही शक हो जाता है। अब उन दोनों को पुलिस उठा लेती है और कस्टडी में ले जाकर उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है। और फिर जब पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो दोनों टूट जाते हैं और फिर वो जो कबूल करते हैं उससे पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। वो दोनों बताते हैं कि उन लोगों ने ही मिलके अपनी जो बेटी है नीतू की हत्या की है। और उसके बाद वो जो कहानी सुनाते हैं उससे पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। गंगाराम पुलिस वालों को बताता है साल 2021 में कारोबार के सिलसिले में वो MP से हरियाणा रहने आ गया था और वो अपनी बेटी नीतू को वहीं दादी के पास छोड़ दिया था MP में ही। और उसकी बेटी अभी 13 साल की थी और कक्षा 6 में पढ़ती थी। लेकिन कुछ दिन बाद मोहल्ले के कुछ लोग आते हैं और उसके दादा से कहते हैं कि नीतू जो है वो अलग अलग लड़कों के साथ घूमती है और अलग अलग लड़कों से बातें करती है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इस बात को सुनकर उसके दादा जो होते हैं मोहल्ले वालों को ही भड़क जाते हैं। वो कहते हैं मेरी बच्ची जो भी बहुत ही छोटी है, अभी इन सब चक्करों में वो कैसे पढ़ सकती है, इन सब के बारे में तो उसको पता भी नहीं होगा। मोहल्ले वालों को डरा धमका के वापस भेज देते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद कुछ लोग फिर आते हैं और उन्हें अक्सर कहीं ना कहीं से ये बातें सुनने को मिलती। फिर अब नीतू के दादा को भी थोड़ा शक होता है। वो नीतू पे नज़र रखना स्टार्ट करते हैं और एक दिन उसको एक लड़के के साथ रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। फिर उसको घर लाते हैं, बहुत ही समझाते हैं, बुझाते हैं और मामला वहीं पे शांत कर देते हैं और उसको सलाह देते हैं आज के बाद ऐसा दोबारा मत करना। तो कुछ दिन तो शांत रहती है लेकिन वो अपनी हरकत छोड़ती नहीं है। फिर कुछ दिनों के बाद उसके दादा उसे एक दिन फिर पकड़ लेते हैं, फ़ोन पर किसी से बातें कर रही होती है। उसके बाद ये सारी घटना जो है उसको माता पिता को बता देते हैं और कहते हैं इसको यहाँ से ले जाइए, ये यहाँ पर रह के बहुत ही बिगड़ गई है, अलग अलग लड़कों से मिलती है और अलग अलग लड़कों से बातें करती है। नीतू के पिता फ़ौरन MP जाते हैं और वहाँ से नीतू को लेके हरियाणा वापस आ जाते हैं और उसको यहाँ पे समझा बुझा के छोड़ दिया जाता है। उनसे बोला जाता है कि अब यहाँ पे दोबारा ऐसी हरकत मत करना और ना ही किसी से बात करना। उसके बाद जो फ़ोन बरामद हुआ था उसको छीन लिया जाता है। उसके बाद नीतू यहाँ पर कुछ दिन शांत रहती है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो दोबारा से उसकी जो माँ होती है शोभा उसे किसी लड़के से बात करते हुए फ़ोन पर पकड़ लेती है। फिर उस फ़ोन के बारे में पूछती है कि तुम्हारे पास ये फ़ोन कहाँ से आया, तो पता लगता है उसी लड़के ने इसको फ़ोन दिया हुआ है। नीतू की माँ फ़ोन छीन लेती है और बोलती है तुम्हारे डैडी से मैं सब कुछ बता दूंगी। फिर नीतू उससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है आगे से मैं ऐसा कुछ गलत काम नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो। शोभा उसे माफ़ कर देती है और फ़ोन को तोड़ के फेंक देती है। लेकिन कुछ दिन के बाद वो एक लड़के से बात करते हुए फिर से पकड़ी जाती है। शोभा फिर उसे समझाती है, लेकिन ऐसा सिलसिला आम हो गया। अब नीतू की आदत ख़राब हो गई थी, उसे अलग अलग लड़कों से बात करने की आदत पड़ गई थी। अब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी।
जब ये बात गंगाराम को पता लगती है, वो दोबारा से नीतू को बैठाता है और अच्छी तरीके से समझाते हैं और कहते हैं अब दोबारा से ऐसी हरकत मत करना। हद तो तब हो जाती है जब यहाँ भी मोहल्ले के लोग, आसपास के जो लोग हैं, वो नीतू के बारे में शिकायत करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके जब माँ बाप काम से वापस आते हैं तो उनको बताते हैं कि ये लोग हर रोज़ कोई नया नया लड़का इसको छोड़ने आता है और ये उससे छत पे बातें करती है, कभी बाहर मिलती है, कभी रोड पे मिलती है, हर रोज़ एक नए लड़के के साथ ये बातें करती है। इस पे गंगाराम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो नीतू को पकड़ के बहुत ही बुरी तरीके से पीट देता है और उससे बोलता है तुम आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। लेकिन अब नीतू का रवैया पहले जैसे नहीं था, वो बहुत ही बिगड़ चुकी थी। वो अपने बाप से ज़बान लड़ाने लग जाती है, उनसे बदतमीजी करने लग जाती है, कहती है कि मेरे ऊपर दोबारा से हाथ मत उठाना, मेरी ज़िंदगी है, ये मेरी लाइफ है, जो मेरे मन में आएगा मैं वो करूँगी, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उससे बातें करूँगी और मैं जिससे चाहूँगी उससे मिलूँगी। इस पर गंगाराम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा से नीतू को पीटता है और पीटने के बाद उससे आखिरी वार्निंग देता है कि आज के बाद अगर मैंने ऐसा कुछ देख लिया तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। गंगाराम को लगता है कि मार खाने के बाद नीतू सुधर जाएगी और आगे ऐसा कोई काम नहीं करेगी। लेकिन एक दिन उन लोगों के पैरों के तले से ज़मीन तब खिसक जाती है जब एक दिन वो लोग जल्दी काम से वापस आते हैं और देखते हैं नीतू किसी लड़के के साथ छत पे है और उनको देखते ही लड़का वो छत दाग के भाग जाता है और ये लोग नीतू को पकड़ के फिर बुरी तरीके से पीटते हैं। लेकिन नीतू का आए दिन रोज़ का यही काम हो गया था, वो मार खाने के बाद भी नहीं सुधर रही थी और मोहल्ले के आसपास उनकी काफ़ी बदनामी हो रही थी। फिर एक दिन रात को दोनों लोग बैठ के प्लान बनाते हैं और अपनी ही बेटी को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं और कहते हैं क्यों ना हम इसे मौत के घाट उतार दें तो ये कहानी जड़ से ही खत्म हो जाएगी। फिर प्लान के अनुसार सुबह सुबह एक दिन नीतू सो रही होती है, ये दोनों मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं और छत पे ले जाकर उसका गला काट कर उसको वहीं फेंक देते हैं। उसके बाद दोनों आराम से नीचे आते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और रोज़ की तरह अपने काम पे निकल जाते हैं। और जब ये नीचे जाते हैं, उतरते होते हैं सीढ़ियों से, तो मकान मालिक जो होता है वो देख रहा होता है। मोहल्ले के आसपास से लोग देखते हैं कि रोज़ की तरह अपने काम पे चले जाते हैं ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे और किसी को शक ना हो पाए। और उस दिन ये लोग जल्दी काम खत्म करके और प्लान के अनुसार ही जो उसका पिता होता है गंगाराम, वो मार्केट चला जाता है और उसकी माँ अकेले घर पे आती है ताकि लोगों को शक ना हो। और जब वो आती है घर पे तो चीख पुकार मचाती है कि उसकी बेटी की किसी ने हत्या कर दी है। एक मास्टर माइंड प्लान बनाया हुआ था, बहुत ही शातिर प्लान। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत ही लंबे होते हैं। अपराधी कितना भी शातिर हो, वो कानून के हाथों से नहीं बच पाता है। इस कहानी का खुलासा होने के बाद जो मोहल्ले वाले भी थे वो भी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि अपनी ही बेटी का कोई कैसे हत्या कर सकता है। तो आप लोगों की इस घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ आपको मिलती रहेंगी।